दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा बवाल मचा हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पूर्व राजदूत ने कैमरे के सामने आकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले लिया और आरोप ऐसा लगाया जिसने पाकिस्तान की सरकार तक को मुश्किल में डाल दिया। उधर जापान ने भी ऐसा फैसला लिया है जिसे देखकर अमेरिका भी चुप बैठा है। सवाल ये है, आखिर जापान अचानक अपनी रणनीति क्यों बदल रहा है और जर्मनी की एक हार के बाद भारत का नाम इस पूरी बहस में कैसे आ गया? आज की वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा और कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आएगी जो शायद आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, सपोर्ट के तौर पर कृपया एक लाइक जरूर से कर दीजिए। खैर, अब सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने पाकिस्तान में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इस बार दावा किसी भारतीय नेता ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने किया है। बासित का कहना है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा पहले चर्चा में था, लेकिन बाद में वह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने इसका कारण भारत की कूटनीतिक अहमियत को बताया और दावा किया कि भारत नहीं चाहता था कि उसकी यात्रा को पाकिस्तान के साथ एक ही पैकेज में देखा जाए। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर भारत या इंडोनेशिया की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि यह बयान पाकिस्तान में खूब चर्चा बटोर रहा है। बासित ने यह भी माना कि आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच पहले के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई देती है और प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों को दुनिया गंभीरता से देखती है। यही वजह है कि उन्होंने भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता का भी जिक्र किया। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने इंडोनेशिया और भारत के रक्षा सहयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहा है और ब्रह्मोस जैसी रक्षा प्रणालियों को लेकर भी उसकी रुचि बनी हुई है। अगर आने वाले समय में यह सहयोग और आगे बढ़ता है तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान के पूर्व राजदूत का यह बयान सिर्फ उनकी निजी राय है या फिर पाकिस्तान के भीतर भी अब यह माना जाने लगा है कि क्षेत्रीय कूटनीति में भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब चलते हैं अगली खबर पर, और यह खबर अमेरिका, जापान, भारत और इजराइल चारों देशों को एक साथ जोड़ती है। दरअसल जापान में अब खुलकर ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि सुरक्षा के मामले में सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना भविष्य में जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसी को लेकर जापान के रणनीतिक मामलों के जानकार केन मोरियासु ने एक दिलचस्प राय दी है। उनका कहना है कि जापान को भारत और इजराइल के रिश्तों से सीख लेनी चाहिए और अपनी रणनीतिक साझेदारियों का दायरा बढ़ाना चाहिए। ये चर्चा आखिर शुरू क्यों हुई? इसकी वजह हाल के घटनाक्रम बताए जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान संकट के दौरान अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आए। यही देखकर जापान में भी ये बहस तेज हुई कि अगर भविष्य में हालात बदलते हैं तो क्या किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना सही रणनीति होगी? यहीं से भारत का नाम भी इस चर्चा में सामने आने लगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्तों को लगातार मजबूत किया है, चाहे इंडो पैसिफिक की बात हो या रक्षा सहयोग या फिर वैश्विक संकट के दौरान संतुलित कूटनीति। भारत ने खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। इसी वजह से कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान को भी अपने विकल्प बढ़ाने चाहिए और भारत जैसे देशों के साथ सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। हालांकि ये किसी सरकार का आधिकारिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक विशेषज्ञ की राय है, लेकिन इतना जरूर है कि जापान में इस तरह की चर्चा होना अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या आने वाले समय में टोक्यो सिर्फ अमेरिका पर भरोसा करने की नीति जारी रखता है या फिर भारत के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाता है? आपको क्या लगता है, क्या जापान को अपनी सुरक्षा रणनीति में नए साझेदार जोड़ने चाहिए या फिर अमेरिका ही उसके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी बना रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो बेहद दुखद है। वियतनाम से आई इस खबर ने कई भारतीय परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जुलाई 2026 को वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास एक स्पीड बोट हादसे का शिकार हो गई। इस बोट में 32 भारतीय पर्यटक और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। बताया जा रहा है कि अंतोई पोर्ट की तरफ जाते समय तट से कुछ ही दूरी पर बोट अचानक पलट गई और सभी लोग समुद्र में जा गिरे। यह हादसा इतना गंभीर था कि 15 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई, जबकि बाकी लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि उस समय खराब मौसम और समुद्र की ऊंची लहरों ने बचाव अभियान को काफी मुश्किल बना दिया। आसपास मौजूद दूसरी पर्यटक नौकाओं ने भी राहत कार्य में मदद की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हादसे की जानकारी मिलते ही वियतनाम में भारतीय दूतावास सक्रिय हो गया। हो ची मिन्ह सिटी में कंट्रोल रूम बनाया गया, यात्रियों की सूची जारी की गई और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि भारतीय दूतावास हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है,
जब हर साल लाखों भारतीय विदेश घूमने जाते हैं, तो क्या वहां पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या समुद्री पर्यटन से जुड़े सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है, या फिर ऐसी घटनाओं के बाद ही व्यवस्था की कमियां सामने आती हैं? ये सवाल सिर्फ वियतनाम तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी देशों से जुड़ा है जहां बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक हर साल यात्रा करते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच, बेहतर निगरानी और यात्रियों में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने संयुक्त राष्ट्र की राजनीति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है और कहीं न कहीं भारत के लिए भी कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सीट के चुनाव में जर्मनी को उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। चुनाव में पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया आगे निकल गए, जबकि जर्मनी पीछे रह गया। ये नतीजा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जर्मनी G4 समूह का सदस्य है और इसी समूह में भारत, जापान और ब्राजील भी शामिल हैं। ये चारों देश लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार और स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि जर्मनी की हार का भारत से क्या लेना देना। दरअसल आने वाले वर्षों में भारत भी सुरक्षा परिषद की एक गैर स्थायी सीट के लिए मैदान में उतरने वाला है। ऐसे में कई रणनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह चुनाव सिर्फ जर्मनी की हार नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए लगातार कूटनीतिक तैयारी करनी पड़ती है। पूर्व भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्ति ने भी इस नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका मानना है कि जर्मनी की विदेश नीति के कुछ फैसलों ने भी इस चुनाव को प्रभावित किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय चुनावों में किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ हर देश अपने राजनीतिक और रणनीतिक हितों को देखकर फैसला करता है। एक और चर्चा G4 को लेकर भी शुरू हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस समूह के हर सदस्य के सामने क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत विरोधी मौजूद है और यही वजह है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की राह बार बार मुश्किल होती दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पक्ष में एक मजबूत तर्क भी दिया जा रहा है। भारत को लगातार ग्लोबल साउथ के कई देशों का समर्थन मिलता रहा है। इसका उदाहरण पहले भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के चुनावों में देखने को मिल चुका है। यानी चुनौती जरूर बड़ी है, लेकिन भारत के लिए रास्ते पूरी तरह बंद भी नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत अपनी कूटनीतिक रणनीति किस तरह आगे बढ़ाता है। क्या भारत को G4 के साथ पहले की तरह आगे बढ़ना चाहिए या फिर अब अपनी अलग रणनीति तैयार करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।